नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को शुरू करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा कि देश की आर्थिक सफलता के लिए हितधारकों को आगे आना होगा। कहा, बजट में बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्री पर दिया गया जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, व्यवस्था पर सयापा करने वालों को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दिया जवाब। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा बजट सत्र से निलंबित किए गए सपा विधायक अबू आजमी। औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आजमी को भेजो यूपी, कर देंगे इलाज। और चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज। न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। विजेता टीम रविवार को भारत के साथ खेलेगी फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विषय पर आधारित वेबिनार से बड़ी संख्या में हितधारक जुड़े। वेबिनार में 29 सत्रों में लगभग 100 पैनलिस्ट और 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। पीएम ने अपने संबोधन में इस बार के बजट को देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने एआई जैसे क्षेत्रों में विशाल संभावनाओं का जिक्र किया। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशन दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। और शुभमय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने वेबिनार में जिन बातों को रखा उसी पर चर्चा के लिए शुभमय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभमय, प्रधानमंत्री ने जो एक तरह से इस पूरे बजट की टैगलाइन कहें, ये उन्होंने कहा है कि ये पूरा बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो इस ब्लूप्रिंट में आज जैसे प्रधानमंत्री लगातार बजट पश्चात तमाम वेबिनार की श्रृंखला में आज रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री ने उन तमाम क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बात की जहां से भारत में रोजगार सृजन की तरफ काम किया जा रहा है। अगर हम शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से करें तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा और टेक्नोलॉजी के एक तरह से इंटीग्रेशन को लेकर जो तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं उसका एक बड़ा असर दिख रहा है। किस तरह से आने वाले भविष्य में भारत के लिए ये बहुत अहम था जिस पर काम भारत ने 2025 से अगर हम कहें तो शुरू कर दिया है? जी, खासकर अगर आप देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री विषय खास तरह से जोर दे रहे हैं वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं उसमें दीर्घकालीन एक बैलेंस है, यानी कि निश्चयता है। ये निश्चयता निवेशकों के लिए बहुत जरूरी होता है। और आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, स्किलिंग के क्षेत्र में भी आप देखेंगे पिछले कई सालों से, और कई साल में मैं करीब 10 साल से कह रहा हूँ, जो पॉलिसीज चलते आ रहे हैं वो पॉलिसीज में एक 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 लिंकेज है, एक पॉलिसीज में एक यूनिफॉर्मिटी है। और ये फायदा इसलिए देता है क्योंकि इससे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो स्किलिंग कर रहे हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों तरफ से ये एक स्टेबल इन्वायरमेंट बनता है।
और इसी की तरफ भी प्रधानमंत्री खासकर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि जितने सारे संभावनाएं हैं, जैसे एआई के क्षेत्र में, अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ईवी यानी कि सोलर एनर्जी वगैरह, इन सब क्षेत्र में देखें, तो सभी क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी एक 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 क्रम बनी हुई है, और ये क्रम का ही एडवांटेज दोनों तरफ से लिया जा सकता है। जी जी। शुभमोय जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ऐसा दौर है भारत के लिए जहां भारत को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लोगों में, इकोनॉमी में, इनोवेशन में, तीनों क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इकोनॉमी और इनोवेशन को लेकर भारत किस तरह से इस बजट में आने वाले करीब 20 से 30 साल के लिए जिस ब्लूप्रिंट की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं उस पर काम कर रहा है। खासकर मैं 20-30 साल का जो लंबा दौर है उसको अगर हम छोटे छोटे अगर हम सालों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें, और प्रधानमंत्री जी का खासकर वही लक्ष्य है कि अभी अभी जो इन्वेस्टमेंट्स की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। हम वही चीजें अगर चलते रहें तो वो आगे चलकर भी 20 सालों में, 30 सालों में बहुत सारे इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। तो उनका कहना क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो एनवायरनमेंट भारत में अभी जो तैयार हुआ है वो पहले जैसे मैंने कहा स्टेबल है। दूसरी तरफ अगर हम विश्व के हिसाब से अगर हम देखें तो विश्व में अभी ज्यादातर देशों में, और बड़े इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, उनमें काफी उथल पुथल मचा हुआ है। उनकी तुलना में भारत में एक स्थिरता है। ये स्थिरता सबसे बड़ी एक इकोनॉमी में काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देता है। जैसे कि अभी बात हुई है न्यूक्लियर एनर्जी में, जिसमें 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट्स लगता है। हम 100 गीगावाट के इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं न्यूक्लियर में। इसमें जो टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, इसमें जो हर तरीके का इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, कंपनियों की तरफ से मटेरियल्स का और एम्प्लॉयज की तरफ से बहुत हजार तरीके के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी इस सेक्टर में आने के लिए। तो ये एक जो फ्रेमवर्क जो तैयार हो गया है, और जो इस बजट में, ये इसके पहले में जो सरकार ने जो सिस्टम्स लाए हैं, उन सब में ये प्रतीत होता है कि भारत में इंडिया इज ओपन टू बिजनेस एंड इंडिया इज ओपन टू लॉन्ग टर्म बिजनेस। कि हम लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्लान्स हैं उसमें कोई मतलब कोई जिसे कहते हैं दुविधा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए भी वो प्राइवेट सेक्टर को भी जैसे कल भी बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट्स आप सिर्फ मतलब इसको अवलोकन मत कीजिए, आप इसमें शामिल होइए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रक्रिया है, जो भारत, बिकॉज भारत एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स विदेश से भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उन इन्वेस्टर्स जब आ रहे हैं तो भारतीय इन्वेस्टर्स को भी उसका लाभ लेना बहुत जरूरी है। जी, दोनों तरफ से जब भारत विदेशी शुभमोय जी 2014 से अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए सरकार ने, और रोजगार सृजन मौजूदा सरकार की, मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। चाहे हम रोजगार मेले से देखें या फिर उन तमाम क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए किस तरह से रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है एआई क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र होने जा रहा है, जो सिर्फ रोजगार तो उपलब्ध कराएगा ही, साथ ही साथ युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा, नए एक तरह से नए बड़े आयाम पैदा करेगा, जिसमें युवाओं के लिए भी और देश के लिए भी विकास के बड़े लक्ष्य साबित हो रहे हैं। खासकर आप इसमें रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो डेटा हमारे पास सामने आ रहा है वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स। इसका डेटा जो हमारे गवर्नमेंट के जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस से जो डेटा आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। 17-18 से अगर हम देखें, अगर 24-25 तक का जो डेटा है उसमें हम देख रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 51.5% से उठकर ये 60.5% जा चुका है। खासकर इसमें अगर हम महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट देखें तो इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुआ है, जहां पे वो
रूरल एरियाज में खासकर 23.5% से उठकर 42.8%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल एम्प्लॉयमेंट का सृजन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि बहुत सालों से हम ये हमें देखने को मिल रहा था कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट लेबर में नहीं हो रहा था, या उसमें उसमें डिक्लाइन आ रहा था। लेकिन इस बारी नहीं, कि ये जो रेगुलरली जो डेटा पीएलएफएस का जो डेटा है, ये डेटा हमें एक बहुत बड़ा फेज चेंज का दिशा हमें दिखा रहा है कि अगर हम वुमेन लेबर का खासकर देखें, अर्बन में और रूरल में दोनों जगह पे ये बहुत बड़ा बदलाव है। रूरल वुमेन फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो 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 काफी उतर गया था, वो बढ़ के अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ये किस तरह का है कि वुमेन ओन प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया, जो 2010-11 से लेकर 2023-24 का अगर हम देखें, तो जहां पे वो 17.4% था, वो उठकर 26.2% पे आ गया है। ये बहुत बड़ा चेंज है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट में। साथ में मैं वुमेन का ही खासकर बता रहा हूं, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर ही हमें बहुत चिंता था कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स में नहीं आ रहे थे। और जब तक वो बदलाव नहीं आता, तो हमारे देश में अर्थव्यवस्था में जो हम मूलभूत चेंज की बात कर रहे हैं, लोएस्ट इनकम ग्रुप्स में एम्प्लॉयमेंट देने का, उनका कैपेसिटी बढ़ाने का, तो वो हमें पॉसिबल हम वो देख नहीं पाते जब तक ये बदलाव नहीं आ रहा था। तो दिस इज अ वेरी मेजर चेंज, और इसका बहुत सारा, जैसे सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में खासकर ये बदलाव बहुत ज्यादा है। अगर हम फॉर्मल सेक्टर में देखें, तो वहां पे तो निश्चित ही बदलाव हो रहा है, वहां पे वुमेन पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन शुभमोई जी, क्या इनफॉर्मल सेक्टर पर्यटन में क्षेत्र एक ऐसा रहा जिसमें भारत में पिछले कुछ समय में एक तरह से बड़ा परिवर्तन देखा गया है पर्यटन क्षेत्र में? और भारत में पर्यटन का बाजार 23 अरब डॉलर का है, और ये माना गया है कि पिछले कुछ समय में जो बड़े बदलाव हैं उसमें रोजगार सृजन एक बड़ा आयाम जुड़ा है। अगर हम अयोध्या, प्रयागराज, काशी और तमाम वो जो नए कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं उससे बाद से, तो आप अगर 2025-26 से आगे की यात्रा देखते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ नया किया जा रहा है अब भारत की इस विकास यात्रा में? खासकर पर्यटन में मैं वुमेन पार्टिसिपेशन को खास महत्व दे रहा हूं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में बदलाव बहुत ज्यादा आएगा वुमेन पार्टिसिपेशन से। और पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने का संभावना है। इसमें जो स्किलिंग है, वो जो टाइप का स्किल्स है, जैसे टूरिज्म में हर तरीके का सेक्टर में, यानी कि जैसे एज गाइड्स, एज मैनेजमेंट ऑफ इन यूनिट्स, सर्विसेज सेक्टर के बहुत सारे चीज़ों में वुमेन का आना बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और ये आपको दिखेगा खासकर जब हम देखेंगे अभी अगले कुछ सालों में पर्यटन क्षेत्र में, इसके रिलेटेड क्षेत्र में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा। और उसी से ही आपको एम्प्लॉयमेंट की जो फिगर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेजेस हैं, उसमें जो बड़ा पैमाने का जो चेंज आएगा, वो इससे आएगा। और ये दिस इज अ मोस्ट इनकरेजिंग थिंग, और जिसको हमें जिसको देखकर हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो काफी काम में आ रहे हैं, और जिसकी जिक्र प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे। जी शुभमोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से आज प्रधानमंत्री के रोजगार पर बजट पूर्व वेबिनार में जिन बातों को रखा उस पर चर्चा के लिए। और रोजगार सृजन केंद्र सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2016-17 और 23-24 के बीच 36% की वृद्धि और लगभग 170 मिलियन नौकरियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने रोजगार वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं और रोजगार क्षमता में विकास के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर भी केंद्र सरकार का फोकस है। इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में भारत के 730 से अधिक जिलों में शीर्ष कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ई श्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और राष्ट्रीय करियर सेवा जैसी योजनाएं ग्रामीण रोजगार का समर्थन करने और प्रशिक्षण और करियर के अवसर प्रदान करने में प्रमुख रही हैं। जनवरी 2025 तक 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा प्रतिष्ठानों के जरिए 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 10,188 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की गई। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों की संख्या 68 लाख से ज्यादा दर्ज है। वहीं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 7,80,000 प्रशिक्षु 47,708 प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा ईपीएफओ, ईएलआई योजना और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सहायता शामिल है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यबल के लिए नौकरी की सुरक्षा और अवसरों को और बढ़ाना है। और रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में नागरिकों को सशक्त बनाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर फोकस रहा। साथ ही वेबिनार में चर्चा का उद्देश्य देश में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में लीडर बनने और 47 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करने वाली एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। लंबे समय तक महाकुंभ का आयोजन दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा। महाकुंभ प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के हर उस व्यक्ति की मनोमस्तिष्क में छाता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनकर के लंबे समय तक दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। योगी आदित्यनाथ ने सदन में महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग महाकुंभ के आयोजन के दौरान छोटी छोटी घटनाओं पर सवाल उठाते हैं, व्यवस्था को कोसने में लगे थे, ऐसे लोगों को जवाब जनता ने भारी संख्या में पहुंच कर दिया। जो लोग कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर के, कभी किसी अन्य झूठी खबर को लेकर के तमाम प्रकार से इस महाकुंभ के आयोजन को किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन उन सब निंदकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता जनार्दन प्रतिकार के रूप में भी वहां पर उपस्थित होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, ताकि दुनिया जान ले कि समस्त हिंदू समाज एक है। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने हैं, दोनों में ठन गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से कल हुई वार्ता के विफल होने और उनके ऊटपटांग बयान के बाद से किसानों के तेवर गर्म हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए हैं। सभी सीमाओं पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, बैरिकेडिंग की गई है, सभी जगहों पर कड़ी जांच की जा रही है। इस बीच आज सुबह विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी एकत्रित हुए। खबरें ये भी हैं कि पंजाब पुलिस ने कई जगहों पर किसानों को रोक लिया है और किसान वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा है कि किसानों से अपील की है कि वे सड़कों पर, राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध ना करें, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा होगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के स्थान पर भी सड़क के किनारे धरना प्रदर्शन करें। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को उनकी विवादित टिप्पणी के कारण विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में दिए गए अपने बयान से सदन में हलचल मचाती थी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आजमी के द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के कारण सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके कारण उनकी सदस्यता मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष ने पारित कर दिया।
दिल्ली के शीश महल में रहने वाले और अपने आप को साधारण कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपाशना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, लेकिन उनके काफिले का नजारा देखने लायक था। उनके काफिले में 50 से अधिक गाड़ियां शामिल थी, जिनमें से 2-2 करोड़ की लैंड क्रूजर शामिल थी। इसके अलावा 100 से अधिक पुलिस कमांडो उनके साथ थे। यही नहीं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थी। केजरीवाल के इस दोहरे रवैये को देखकर भाजपा समेत कई दल हमलावर हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपाशना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपाशना का मतलब होता है मन की शांति और भौतिकतावाद से दूर रहना, लेकिन केजरीवाल विपाशना के लिए भी पूरा काफिला लेकर गए हैं। विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मकसद होता है एम से मन की शांति लाना और एम से मटेरियलिज्म से दूर रहना, परंतु अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। मतलब कि मटेरियलिज्म और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने के बदले उसका किस प्रकार से विपासना के समय पर भी प्रदर्शन देखने मिला, और वो भी पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई से, जिस पंजाब में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति निर्माण हुए जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार आई है। यही ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल का हुआ है। स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी और फैसिलिटी नहीं लेंगे से लेकर आज वीवीआईपी लाल बत्ती मानसिकता दिखाने तक, ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी नकारेगी। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में हुए अवैध निर्माण और बिजली चोरी के मामले में आज सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई इस बार अंतिम मानी जा रही है। 3 बार नोटिस के अलावा समय भी बढ़ाया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अंतिम सुनवाई होगी। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मामले की सुनवाई उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा के कोर्ट में की जाएगी। मामले में नियत प्राधिकरण ने जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला सस्पेंशन मोटर पुल भूस्खलन के कारण ढह गया। हादसे पर चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने कहा है कि आज सुबह गोविंद घाट क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इससे पीडब्ल्यूडी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया और मार्ग कट गया। यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, ये मई में शुरू होगी, लेकिन वहां पुलना गांव है जिसकी आबादी 200 से 250 है। प्रशासन की टीम इंजीनियरों और डॉक्टरों के साथ मौके पर पहुंच गई है। प्राथमिकता ये है कि वहां रहने वालों के लिए पैदल चलने का रास्ता बनाया जाए ताकि उन्हें भोजन, स्वास्थ्य और सैटेलाइट फोन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो टीम भी जीत हासिल करेगी वह 9 मार्च को दुबई में भारत से खिताबी भिड़ंत में भिड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका जहां ग्रुप बी में टेबल टॉपर रही थी, तो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर थी। साउथ अफ्रीका ने इस प्रतियोगिता में अब तक अफगानिस्तान और इंग्लैंड को हराया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को शिकस्त दी थी, जबकि भारत के खिलाफ उन्हें हार मिली थी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 11 बार आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में टक्कर हुई है, जहां 7 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है तो 4 बार साउथ अफ्रीका विजेता रहा है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को जीत मिली थी, तो 2009 में साउथ अफ्रीका जीता था। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।